Welcome once again, students. We are going to start our second unit, and the first chapter of the second unit is the forced oscillator. अब जब हम फोर्स्ड ऑसिलेटर की बात करते हैं तो नेचुरली है कि हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि फोर्स्ड ऑसिलेटर है क्या। तो उसके लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि फ्री ऑसिलेशंस क्या हैं और हमारा फ्री ऑसिलेटर क्या होता है। अब इसी के लिए एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर फ्री ऑसिलेशंस। मान लो कि आपके पास कोई ऑसिलेटर है, जैसे आप पेंडुलम की ही बात करते हैं, सिंपल पेंडुलम है। आप इसको मीन पोजीशन से डिस्प्लेस करके छोड़ देते हैं तो ये वाइब्रेट करती है। तो वाइब्रेशंस धीरे धीरे चलती हैं और फिर फाइनली डाई आउट हो जाती हैं। तो ये जो वाइब्रेशंस है ना, these are free vibrations या free oscillations in general, और ये जो ऑसिलेटर है इसको हम बोल देते हैं फ्री ऑसिलेटर। तो यही हमने यहाँ पर लिखा है कि suppose that an oscillator is displaced from its mean position and then released, it will begin to vibrate. अब यदि इसके ऊपर कोई फोर्स बाहर से तो लगा ही नहीं है, इफ नो एक्सटर्नल फोर्स is applied to the system, the oscillations of the oscillator are called free oscillations and the oscillator as such is called a free oscillator. अब फिर यहां से आता है फिर forced oscillations क्या हुई। That is what are the forced oscillations. अब मान लो कि मैं पेंडुलम की ही बात कर रहा था। अब मैं पेंडुलम को अपने हाथ से पकड़ा और हाथ से पकड़ के पहले दाएं लेके गया, खींच के इसकी जो स्ट्रिंग है उसको खींचे हुए, और फिर मैं सेंटर पे ले आया, फिर मैं बाएं लेके गया दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन पे, फिर सेंटर पे ले आया, फिर एक्सट्रीम पे ले गया, और ये मैं करता ही रहा एक समान ढंग से। कि मतलब मीन पोजीशन से फर्स्ट एक्सट्रीम, फिर फर्स्ट एक्सट्रीम से सेकंड एक्सट्रीम, फिर मीन, फिर फर्स्ट एक्सट्रीम, फिर मीन, फिर सेकंड एक्सट्रीम, फिर मीन एंड सो ऑन। तो ये जो वाइब्रेशंस ऐसे किस्म में हुई वो मैंने अपने हाथ से पकड़ के कराई, वो हमने इसको ड्राइव किया। तो इसीलिए ऐसी ऑसिलेशंस को हम बोलते हैं फोर्स्ड ऑसिलेशंस, या फिर इसका एक और नाम भी है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, और these are also called driven oscillations, driven oscillations. तो यही इसका फिर हमने आंसर दिया कि the oscillations of an oscillator die out due to damping effects. die out हो जाती हैं। A force is needed to be applied, a force is needed to be applied continually or repeatedly to keep the oscillations going. यहाँ oscillations कर देते हैं। These oscillations are called forced oscillations and the oscillator is called a forced oscillator. तो ये बेसिकली इसकी डेफिनेशन है कि फोर्स्ड ऑसिलेशंस क्या होती हैं। ये बेसिकली हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। मुझे एक वीडियो जो कि यहाँ फ्लेक्सी गुरु ने डाला हुआ है flexiguru.com के ऊपर, वो अच्छा लगा और वो इसकी पूरी की पूरी डिस्क्रिप्शन दे रहा है फोर्स्ड ऑसिलेशंस की। तो ये 2-4 मिनट का वीडियो ये मैं आपके लिए चला देता हूँ। तो आपने देखना, ये क्लियर कट
आपको समझाएगा कि कैसे होती हैं फोर्स्ड ऑसिलेशंस। तो ये रहा आपका Forced oscillations. When a simple pendulum is released, it oscillates with its natural frequency omega, and the oscillations are called free oscillations. All free oscillations eventually die out because of the ever-present damping forces. When an external force maintains the oscillations, then these are called force or driven oscillations. The external force is itself periodic with the frequency omega d, called the driven frequency. The system oscillates not with its natural frequency omega, but at the frequency omega d of the external force. तो ये वीडियो में आपने देखा कि जो लड़की है ये वाइब्रेशंस कर रही है, ऑसिलेट कर रही है, पर ये आप अपना जोर लगा रही है साथ में ऑसिलेशंस करने के लिए। या फिर दूसरा तरीका है कि कोई इसको पीछे से धक्का लगाए रेगुलरली, तो उस केस में भी हम इसको ड्राइव करेंगे। तो आगे वाले में जो GIF फाइल है उसमें यही बता रहा हूँ कि ये पीछे से धक्का लगा रहे हैं, तो ये हमारी ड्रिवन ऑसिलेशंस हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये पीछे से बार बार जब आप धक्का लगाते रहेंगे तो दिस इज द केस ऑफ अ ड्रिवन ऑसिलेशन या फिर फोर्स्ड ऑसिलेशन। अब कई बार बच्चों के मन में आता है कि हम ड्रिवन ऑसिलेशंस या फिर फोर्स्ड ऑसिलेशंस हम यूज़ कहाँ पे करते हैं। तो उसके लिए मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बता देता हूँ। हमारे पास एक ये प्रैक्टिकल एग्जांपल है, आप नलके के बारे में जानते हैं जिसके साथ हम मोटर लगा देते हैं। तो ये देखिए, ये एक नलका दिखाया हुआ है, इसके साथ मोटर लगाई है। इसके ऊपर जो हमारे पास पिस्टन है जो पानी को निकालता है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन में है। मैं यहाँ पर एरो लगा के आपको बता देता हूँ कि कैसे है ये देखिए, ये हमारी वर्किंग, ये नलका चल रहा है, ये हिस्सा जो है ये देखिए, ये ऊपर नीचे हो रहा है। अब ये पीछे चला गया ये द्वारा, ये देखिए ये ऊपर नीचे हो रहा है। तो ये जो ऑसिलेशन हो रही है इसकी, ये ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, ये यहाँ मेरा कर्सर ऊपर नीचे हो रहा है। तो ये जो हैं दीज आर फोर्स्ड ऑसिलेशंस, और ये बिजली के द्वारा जनरेट की गई है। मोटर लगा के हमने जो इसमें ऑसिलेशंस पैदा की है, देखिए द्वारा हो रहा है, ये दिखा रहा है, ये ऊपर नीचे ऊपर नीचे, ये ऊपर नीचे। यहाँ जो पानी को सक करने के लिए पिस्टन लगा होता है, ये वाली जो ऑसिलेशंस हैं दीज आर द ड्रिवन ऑसिलेशंस या फिर फोर्स्ड ऑसिलेशंस। ये आपके पास एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है इस चीज का। नाउ स्टूडेंट्स, आफ्टर knowing what is the forced oscillator, we switch over to the mathematical details of forced damped harmonic oscillator। तो इसमें सबसे पहली चीज़ जो हम करने जा रहे हैं वो है इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फोर्स्ड डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर। अब उसके लिए आप कंसिडर करो कि हमारे पास ये एक मास है, ये हमने दिखाया ब्लॉक ऑफ मास m, जिसके साथ हमने ये स्प्रिंग लगाया हुआ है, और ये किसी ऐसे मीडियम में पड़ा है जिसमें डैम्पिंग इफेक्ट्स हैं, और जो डैम्पिंग कांस्टेंट है वो बीटा लग रहा है। इसके साथ साथ ही हमने इसके ऊपर अपनी तरफ से एक वेरिएबल फोर्स लगाई है, साइनोसॉइडल फोर्स, जो मैंने यहाँ दिखाने के लिए बोला है कि इट इज़ F0 cos omega t, where omega is the angular frequency of oscillations of that force which has been applied। तो इसीलिए मैंने राइट हैंड साइड पे ये आपको क्लैरिफाई किया कि वेरियस फोर्सेस एक्टिंग ऑन द मास आर, नंबर 1 रिस्टोरिंग फोर्स F with subscripted RES is equal to minus kx,
और डैम्पिंग फोर्स एफ डी इट इज़ माइनस बीटा डी एक्स ओवर डी टी, यानी कि माइनस बीटा एक्स डॉट द एक्सटर्नल साइनोसॉइडल फोर्स दैट इज एफ एक्सटर्नल इट इज इक्वल टू एफ नॉट कॉस ओमेगा टी। ये लेफ्ट हैंड पे मैंने सिर्फ वेक्टर दिखाने के लिए लगाए हैं कि ये वेक्टर नोटेशंस में है, राइट हैंड साइड में भी ये वेक्टर नोटेशंस में ही होगा, पर क्योंकि हम एक्स डायरेक्शन में बात कर रहे हैं तो इसीलिए मैंने वेक्टर साइन यहाँ ओमिट कर दिए हुए हैं। तो नेचुरली यदि मैं तीनों फोर्सेस का जोड़ देखूंगा तो दैट इज टोटल फोर्स। तो हमने यही अगले स्टेप में किया कि हमारे पास जो टोटल फोर्स लग रही है वो एफ नेट इट इज इक्वल टू एफ रिस्टोरिंग फोर्स प्लस डैम्पिंग फोर्स और प्लस एक्सटर्नल फोर्स, यानी माइनस के एक्स माइनस बीटा डी एक्स ओवर डी टी एंड प्लस एफ नॉट कॉस ओमेगा टी। और न्यूटन सेकेंड लॉ यूज करके हम फोर्स इज नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होती है ये, इसीलिए आप इसको ऐसे लिख सकते हैं m इंटू डी टू एक्स ओवर डी टी स्क्वायर इट इज इक्वल टू माइनस के एक्स माइनस बीटा डी एक्स ओवर डी टी एंड प्लस एफ नॉट कॉस ओमेगा टी। तो इस इक्वेशन को हम फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये जो नेगेटिव कंपोनेंट्स हैं दोनों माइनस के एक्स और माइनस बीटा डी एक्स ओवर डी टी, हम इसको लेफ्ट हैंड साइड पे लाते हैं तो हमारे पास ये बन जाता है एम डी टू एक्स ओवर डी टी स्क्वायर प्लस बीटा डी एक्स ओवर डी टी प्लस के एक्स इज इक्वल टू एफ नॉट कॉस ओमेगा टी। वी कॉल इट एज इक्वेशन नंबर 1। आप इस इक्वेशन को यदि m से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास ये बनेगा डी टू एक्स ओवर डी टी स्क्वायर प्लस बीटा ओवर 2m प्लस के ओवर m इज इक्वल टू एफ नॉट ओवर m कॉस ओमेगा टी। तो ऐसा बन जाएगा। और आप याद करो कि ऐसी ही इक्वेशन ये मैं यहाँ पहले तो मैं आपको यही बता देता हूँ कि ये इक्वेशन ऐसे बनती है। इसके बाद ये कॉपी करके यहाँ हम ये पेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर और ये देखिए ये इक्वेशन है। तो ये इक्वेशन बेसिकली बनती है और हम पहले भी कर चुके हैं कि हमारे पास ये जो 2b है ये बीटा ओवर m के बराबर आता है और k ओवर m जो है उसको हम ओमेगा नॉट स्क्वायर लिखते होते हैं। तो ये हमें पहले ही पता है, इसीलिए हम इस इक्वेशन को इस रूप में लिख सकते हैं। ये हम दोबारा से इसके ऊपर बता देंगे आपको याद लास्ट टाइम भी हमने बताया हुआ है। ये तो सिंपल पुराने वाले जो हमारे जो डैम्प्ड एसएचएम वाला हिस्सा है उसमें हमने जो नोटेशंस यूज की हुई हैं वही नोटेशंस हम यहाँ पर ले रहे हैं। अब आप कई बच्चे सोचेंगे यहाँ हमने राइट हैंड साइड पे ना ये कॉस वाला फैक्टर लिया है, कॉस ओमेगा टी, ये फोर्स लगाई है एफ नॉट। यहाँ पर ऊपर देख सकते हैं इक्वेशन 1 में ये एफ नॉट कॉस ओमेगा टी वाली इक्वेशन लगी है। तो क्या हमेशा जो फोर्स होगी वो एफ नॉट कॉस ओमेगा टी होगी? द आंसर इज नो। आपके पास जो बाहर से एक्सटर्नल फोर्स लग रही है वो एफ नॉट कॉस ओमेगा टी भी हो सकती है और वो एफ नॉट साइन ओमेगा टी भी हो सकती है। तो यदि हम बाहर से फोर्स एफ नॉट साइन ओमेगा टी लगाएंगे तो हमारे पास ऐसी इक्वेशन बन जाएगी, दैट इज डी टू एक्स ओवर डी टी स्क्वायर प्लस 2b ओवर इंटू डी एक्स ओवर डी टी प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स प्लस एफ नॉट अपॉन एम साइन ओमेगा टी, वेयर 2b इज इक्वल टू बीटा अपॉन m और ओमेगा नॉट स्क्वायर इट इज इक्वल टू k अपॉन m, जो हम पीछे ये इक्वेशन 1 से निकाल रहे हैं m से डिवाइड करने के बाद। तो एक्चुअल में आप ये वाली इक्वेशन भी ले सकते हैं, ये वाली इक्वेशन भी ले सकते हैं। तो हम एक काम करते हैं, क्यों ना इनका साझा रूप ले लें। तो इसीलिए हमने कहा कि टू जनरलाइज दिस कंसेप्ट we may consider either of the two forces. So we concept the
वी इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। अब आप उसके लिए आप याद करो, आप जब रियल और इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स अलजेब्रा पढ़ते थे तो उस केस में ई द पावर आयोटा थीटा होता था। ई द पावर आयोटा थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो हम उसका इस्तेमाल करते हैं जिसको हमने डी मोइवर्स थ्योरम के रूप में जाना है। तो वो मैथमेटिकल कंसेप्ट में हम कॉस भी इंट्रोड्यूस कर देंगे, साइन भी इंट्रोड्यूस कर देंगे। तो इसीलिए हमने यहाँ लिखा कि एफ एक्सटर्नल कैन बी एक्सप्रेस्ड एज एफ नॉट कॉस ओमेगा टी प्लस आयोटा एफ नॉट साइन ओमेगा टी, या फिर ऐसे लिख लो इसको एफ नॉट टेकन कॉमन ये दोनों में, ब्रैकेट स्टार्ट्स कॉस ओमेगा टी प्लस आयोटा साइन ओमेगा टी, और cos omega t plus iota sin omega t, it is e the power iota omega t. So therefore we can express f external as f naught e the power iota omega t. So thus the general equation of forced oscillator can be expressed as m d2x over dt square plus beta dx over dt plus kx is equal to f naught e the power iota omega t. This equation is called differential equation of forced oscillator. So इसमें दो पार्ट्स होंगे, एक आप फिर वही आ गई बात, एक ये ऊपर वाला कॉस वाला पार्ट और एक साइन वाला पार्ट। तो हमने यहाँ यही लिखा कि देयर आर टू पार्ट्स ऑफ द इक्वेशन, वन इज दैट ऑफ एफ नॉट कॉस ओमेगा टी, दिस इज द रियल पार्ट, ये रियल पार्ट, एंड the other part is that of f naught sin omega t, it is called imaginary part. अब मान लो मैंने यदि फोर्स लगाई होगी f naught cos omega t, तो यदि मैं इसका सोल्यूशन देखूंगा ना, मान लो मैं हल करता हूं ऊपर इक्वेशन नंबर 3 को, जो 3 ऊपर इक्वेशन नंबर नजर आ रही है ये वाली, तो इसको मैं सॉल्व करता हूं। सॉल्व करने के बाद मुझे दो उत्तर आएंगे, एक बिना आयोटा के और एक आयोटा के साथ। जो बिना आयोटा वाला होगा वो रियल पार्ट होगा, जो आयोटा वाला होगा वो इमेजिनरी पार्ट होगा। तो यदि मैंने ये फोर्स अप्लाई की होगी ना, ये देखिए ये मैं डार्कन कर रहा हूँ इसको, यदि ये फोर्स अप्लाई की होगी तो जो इसका सोल्यूशन आएगा दैट विल कॉरस्पॉन्ड टू द रियल पार्ट। और यदि मैंने फोर्स लगाई होगी दूसरे वाली, यानी कि एफ नॉट साइन ओमेगा टी, तब उसका जो सोल्यूशन आएगा वो जो इमेजिनरी हिस्सा आएगा ना सोल्यूशन का, वो इसके कॉरस्पॉन्डिंग होगा। तो ये हमें आसान हो जाता है। इसीलिए तो हमने बजाय अकेला कॉस लेने के या बजाय अकेला साइन लेने के हमने कंबाइंड ले लिया ई द पावर आयोटा ओमेगा टी, और मैं इसको इक्वेशन नंबर 3 लिख रहा हूँ। और फिर मैं इसको m से डिवाइड करके भी लिख सकता हूँ, जैसे d2x ओवर dt स्क्वायर प्लस बीटा dx ओवर dt प्लस k ओवर x, ये m से डिवाइड कर दो तो ये d2x ओवर dt स्क्वायर रह जाएगा, यहाँ बीटा ओवर m आ जाएगा, यहाँ k ओवर m आ जाएगा, और यहाँ f नॉट ओवर m आ जाएगा। तो यहाँ बीटा ओवर m को मैं पहले की तरह 2b मान लूंगा, k ओवर m को ओमेगा स्क्वायर या ओमेगा नॉट स्क्वायर मान लेंगे, f k ओवर m को, और f नॉट m हम एज इट इज इसको आगे ले लेंगे। तो इस ढंग से हम इसमें कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर यही सोल्यूशन निकालना चाहते हैं, ये इस इक्वेशन का, ये इक्वेशन इसका सोल्यूशन निकालना है। तो सोल्यूशन निकालने के लिए वी प्रोसीड। अब मान लो कोई चीज वाइब्रेट कर रही है अपने आप फ्रीली, आप जब वो फ्रीली वाइब्रेट कर रही है, आप उसके ऊपर उसको पकड़ के अपने ढंग से वाइब्रेट कराना चाहते हैं, तो उस केस में वो जो वाइब्रेशनल ऑब्जेक्ट होगा वो कोशिश करेगा कि मैं अपने ढंग से वाइब्रेट करूं। पर जब हम उसको अपने ढंग से वाइब्रेट करवाएंगे, हमारे ढंग से, मतलब बाहर से एक्सटर्नल फोर्स लगा के जब हम वाइब्रेट करवाएंगे, तो उस केस में कुछ क्षण के लिए बिहेवियर बदल जाता है। मैं आपको इसका लिए एक लाइफ से रिलेटेड एग्जांपल देता हूं। मान लो आप दौड़ रहे हैं या साइकिल चला रहे हैं, एग्जांपल साइकिल का ले लेते हैं। आप साइकिल चला रहे हैं और साइकिल फराटे से चल रहा है
और सपोज करो फराटे से चलते चलते सामने कोई पत्थर आ गया और आप साइकिल से गिर पड़े। अब जब आप साइकिल चलाते चलाते चल रहे थे तब तक ओके था, जब आप गिरने के बाद देखेंगे तो आपको होश आएगी, आप देखेंगे सब कुछ ठीक है, बचाव हो गया हुआ है। पर साइकिल चलाते समय से लेकर गिरने तक के बीच में क्या हुआ वो आपको क्लियर नहीं है ना। उस बिहेवियर को हम बोलते हैं ट्रांजिएंट बिहेवियर। ट्रांजिएंट जो बदल रहा है, ट्रांजिएंट मोमेंट्री। और जो दूसरा होगा, जब आप गिर ही गए हैं तो उसके बाद तो स्टेडी हो गया, सब कुछ शांत हो गया, उसको हम बोलते हैं स्टेडी स्टेट बिहेवियर। तो इसीलिए जो डिफरेंशियल इक्वेशन हम यहाँ पर कर रहे हैं फोर्स्ड ऑसिलेटर की, उसके भी हमारे पास दो सॉल्यूशंस बनेंगे, दो बिहेवियर बनेंगे रादर। एक बनेगा ट्रांजिएंट बिहेवियर और एक बनेगा स्टेडी स्टेट बिहेवियर। तो हम एक एक करके दोनों को स्टडी करते हैं। ट्रांजिएंट बिहेवियर तो सिंपल है। बाय द टर्म ट्रांजिएंट वी मीन ए सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन व्हेन देयर वाज नो फोर्स प्रेजेंट। अब जब आपने फोर्स नहीं लगाई हुई थी, अब जब आपने फोर्स ही नहीं लगाई थी तो फोर्स जीरो हो गई। तो जब फोर्स जीरो हो गई तो उस केस में नेचुरली है, ये मैं इसीलिए यहां भी लिखा है कि व्हेन an external force is applied to damped oscillator, an initial state in which its damped oscillations are influenced by the external periodic force is called transient phase। तो ट्रांजिएंट टर्म थोड़ी देर में खत्म हो जाती है, ये पहले ही बताया आपको। तो इसीलिए जो ट्रांजिएंट फेज है ना, वो हमारे पास ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन बनेगा। क्यों? तब तक फोर्स ही नहीं लगी, फोर्स लगाई उसके बाद बदलाव आना शुरू हुआ, और वो है ये इक्वेशन mx डबल डॉट प्लस बीटा एक्स डॉट प्लस के एक्स इज इक्वल टू 0। या फिर ऐसे लिख सकते हैं m इंटू डी टू एक्स ओवर डी टी स्क्वायर प्लस बीटा इंटू डी एक्स ओवर डी टी प्लस के एक्स इज इक्वल टू 0। तो इसमें जो हमारे पास सोल्यूशन आया था, ये डैम्प्ड इक्वेशन है, आप याद करो, डैम्प्ड एसएचएम की इक्वेशन है, और इसका जो सोल्यूशन आया था वो ये सोल्यूशन था x इज इक्वल टू a इंटू ई द पावर माइनस बीटा टी अपॉन 2m इंटू ई द पावर आयोटा ब्रैकेट स्टार्ट्स k ओवर m माइनस बीटा स्क्वायर अपॉन 4m स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज रेज पावर 1 ओवर 2 इंटू टी। या फिर ये वाला जो फैक्टर था ना, इसको आप ये वाला फैक्टर, इसको आपने ओमेगा स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख दिया हुआ था, क्योंकि k ओवर m बराबर होता है ओमेगा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर अपॉन 4m स्क्वायर होता है बी स्क्वायर, स्मॉल बी का स्क्वायर आपने बताया था हमने। तो ये इस चीज़ को ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर यदि आप ऑब्जर्व करें तो ये जो वेरिएशन है ना, ये इस ढंग से वेरिएशन आ रही है इसके हिसाब से। तो तभी हमने यहाँ लिखा इट इज़ क्लियर फ्रॉम द अबव इक्वेशन दैट द वेरिएशन इज एक्सपोनेंशियल। तो हमारे पास ये एक्सपोनेंशियल वेरिएशन आ रही है। अब इसका जो दूसरा है ना बिहेवियर, अब दूसरा बिहेवियर है इसका स्टेडी स्टेट बिहेवियर। तो स्टेडी स्टेट बिहेवियर में जब हमने फोर्स लगा दी, उसके बाद फोर्स ने अपना काम करना शुरू कर दिया। और ये मैंने वहाँ जब पीछे आपको एग्जांपल बताया हुआ है कि जब आप मोटर की मदद से नलका चलाते हैं तो नलके की जो पिस्टन है वो ऊपर नीचे होता है, जो पानी निकालने वाला वो पाइप के अंदर वाला भाग है वो नीचे से ऊपर जाता है, फिर ऊपर से नीचे जाता है, तो वो उसके ऊपर फोर्स लगनी शुरू हो गई। तो वो जो सिस्टम है ना, दैट इज द एग्जैक्ट केस ऑफ स्टेडी स्टेट बिहेवियर। तो जब ट्रांजिएंट बिहेवियर खत्म हो गया, मतलब फ्रैक्शन शुरुआत में जो बिहेवियर था वो खत्म हो गया ट्रांजिएंट के बाद, उसके बाद फिर लगातार काम होना शुरू हो गया और वो फोर्स जो है जो हमने अप्लाई की है वो अपना काम करने लग गई। तो ऐसे बिहेवियर को हम बोलते हैं स्टेडी स्टेट बिहेवियर। इसको सस्टेन्ड भी बोलते हैं, सस्टेन्ड रिस्पॉन्स, क्योंकि सस्टेन हो गई, एक बार चलना शुरू हो गई। अब इस केस में नेचुरली है जो हमारे पास स्टेडी स्टेट बिहेवियर की जो इक्वेशन बनेगी, इक्वेशन ऑफ ऑसिलेशन इन स्टेडी स्टेट, वो तो नेचुरली पूरी की पूरी इक्वेशन बनेगी mx डबल डॉट प्लस बीटा एक्स डॉट प्लस के एक्स इट इज इक्वल टू f नॉट
ई रेज पावर आयोटा ओमेगा टी, ये इक्वेशन 3 ही थी। इक्वेशन 3 में हमने वहाँ पर x डबल डॉट की जगह d2x ओवर dt स्क्वायर लिखा था, x डॉट की जगह dx ओवर dt लिखा था, और उसी इक्वेशन को यहाँ पर हमने इस रूप में लिख दिया है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमें इसका सोल्यूशन निकालना चाहते हैं, तो सोल्यूशन निकालने के लिए मैं फिलहाल ज़्यादा डिटेल नहीं बताऊंगा, ये आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, हम इसके सोल्यूशन को मानेंगे कि ये x इज इक्वल टू ए ई दी पावर आयोटा ओमेगा टी है इसका सोल्यूशन, वेयर a इज कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी, और हम यहाँ से x डॉट निकालेंगे इस इक्वेशन से, यानी डिफरेंशिएट करके dx ओवर dt, और फिर उसके बाद d2x ओवर dt स्क्वायर यानी x डबल डॉट निकालेंगे, और वो इस इक्वेशन 4 में पुट कर देंगे यहाँ पर, और उसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो x की वैल्यू आएगी उसको सॉल्व करने के बाद हम ये a हमें निकल आएगा, ये वाला a निकल आएगा, तो हम x की वैल्यू निकालेंगे और बाकी सारी कैलकुलेशंस वहाँ से चलेंगी। तो हमें किसी भी टाइम पे डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑसिलेशन ऑफ फोर्स्ड ऑसिलेटर का पता चल जाएगा। तो दैट वी विल बी टेकिंग अप इन द नेक्स्ट लेक्चर, दैट इज द कंप्लीट स्टडी बिहेवियर विल बी consulted in the next lecture. So we'll be meeting again for that. Thank you.